हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? यार आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो काफ़ी समय से कि भाई जो क्लासेस है उसमें थोड़ा इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब जो लाइव सेशन जाता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता है। डोंट यू वरी, आने वाले दिनों में ये अब जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, डेफिनेटली मैं उन जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करने वाला हूं, सो डोंट वरी। ओके, नाउ सेकंड थिंग, ध्यान से सुनिए। आज की इस क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं या डिस्कस करने वाला हूं कि यार एग्जैक्टली वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट करता है, और उन गलतियों का अंतिम जो परिणाम है, द लास्ट इफेक्ट ऑफ दीज मिस्टेक्स आर के एंड मीन में जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हम पर कर जाता है। अब देखो, वैसे देखा जाए तो चर्चा का विषय का भी आर्बिटरी नेचर है, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम चर्चा करते हुए बहुत सारे अनियमित डायमेंशंस में चले जाएं, क्योंकि स्टूडेंट तो है, तैयारी कर रहा है, हिट एंड ट्राई मेथड होती है और उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो होती ही हैं, राइट। अब इन मिस्टेक्स को कैसे डील करें और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट कर रहा होता है। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तब के लिए ये चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो शायद तैयारी करते हुए आई एम नॉट सो मच सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, मतलब मैं उतने सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, फ्रॉग ऑफ रेन। फाइन, एक ऐसा फ्रॉग, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद बरसाती मेंढक की तरह जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एजेंडा नहीं है, मेन एम नहीं है, बस किसी एक मोटिवेशन के कारण कहीं किसी स्थान पर जो है कि यूपीएससी आज के समय सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम नहीं रह गया है, ये एक ड्रीम है और ये एक आज के समय एक तरीके का फैशन का भी पार्ट है। भाई लोग जो है वो मूवीज वगैरह देखकर जो है मोटिवेट हो जाते हैं, 4 महीने पढ़ाई करते हैं एंड देन आफ्टर दे रियलाइज दैट यूपीएससी इज नॉट फॉर देम। तो अगर आप वो स्टूडेंट नहीं हो तो आपके लिए फिर यूपीएससी इज और यू कैन से प्रिपरेशन इज अ गुड पार्ट और आपके लिए वीडियो है। ओके, जैसे अब यहां ध्यान से समझिएगा, मैंने अगर कहा कि भाई आप एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हो, आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब के केस में आप कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं यहां पर 5 मेजर ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको शायद अवॉइड करनी चाहिए, और जो मिस्टेक्स हैं उसका सोल्यूशन भी है। फाइन, अब वो सोल्यूशन क्या है तो आगे मैं आपको इसके बारे में भी परिचित कराऊंगा कि आपको क्या उसका सोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट मेक इट श्योर कि कुछ फाउंडेशन बैचेस हैं हमारे यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो और सीरियसली करना चाहते हो टाइमली मैनर में, अगर डिजर्विंग है आप, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, बट कब करोगे और कितनी मेहनत में करोगे ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इससे आप टाइमली मैनर में कंक्लूड करना चाहते हो, ये याद रखो कि जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्षमता आप में है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस समय तक आप फील्ड में दौड़ पा रहे हैं या नहीं। अब यूपीएससी का एग्जाम 18 वर्ष की उम्र में तो होता नहीं है, फाइन, 21-22 वर्ष की उम्र में आप जो है वो एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई होते हैं, और 25-26 की एज के बाद से आपके ऊपर कैरियर का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अब इतने समय में अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करा देन देयर इज अ ह्यूज माइटी प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज इसके बाद आपके पास एक ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एकदम अपर सोसाइटी से बिलोंग करता हो या उस क्लास से बिलोंग करता हो जिसके लिए मनी डजंट मैटर, मतलब कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता। ऐसी क्लास से अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट नहीं होता। मिडिल क्लास ज़्यादा हुआ, अपर मिडिल क्लास जो क्राउड है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और वो मेजॉरिटेरियन क्राउड होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एज काफ़ी मायने रखती है और कैरियर काफ़ी मायने रखता है। तब के केस में आप अगर पोटेंशियल हो तो भी आपको जो है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की आवश्यकता होती है, संस्थागत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब इस टाइम पर आपको जो है वो फाउंडेशन बैचेस असिस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो ये बैचेस आने वाले समय में आपकी पूरी जर्नी को बदल कर रख सकते हैं, चर्चा करूंगा इसके बारे में भी, और ये टेक्निकली फ्री बैच है। फाइन, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि याद रखें कि अगर आप सीरियस हो तो आप हर महीने जो टेस्ट होगा उसे लगाएंगे,
टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपका, अगर आप फर्स्ट रैंक होते हो तो फर्स्ट रैंक होने पर 11,000 का कैश प्राइज है। आप यहाँ बैच का कॉस्ट देख लें, आप 2 या 3 महीने भी अगर रिगरसली पढ़ाई करते हैं तो इस कॉस्ट को आप अचीव कर लेंगे। सेकेंड चीज ये भी है कि इस कॉस्ट के अलावा आप प्री भी अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो भी आपका पूरा कॉस्ट रिटर्न हो जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने मान लीजिए 10-12 बार रैंकर्स टेस्ट होता है, मतलब पूरे बैच में 1 साल का लगभग कोर्स है, हर माह रैंकर्स टेस्ट होगा। अगर आपने हर माह भी फर्स्ट रैंक लाई तो भी आपको एंड मीन में भी आपके प्री क्वालिफाई होने पर यह रिटर्न कर दिया जाएगा। तो टेक्निकली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स दीज आर फ्री बैचेस। ओके, चलिए अब जरा चर्चा पर वापस आते हैं कि भाई एग्जैक्टली वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो यह है दैट यूपीएससी का एग्जामिनेशन इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरी ह्यूज माइटी सिलेबस। ठीक है, इसका एक सिलेबस बहुत बड़ा होता है। देखो, इसके सिलेबस को पढ़ते समय स्टूडेंट एक बड़ी गलती यह करता है कि सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हार्डली डिफाइन है, बहुत क्लियरिटी से शायद मेंशन नहीं है, तो आप उन पॉइंट्स को देखकर अननेसेसरी रीडिंग राइटिंग स्टार्ट कर लेते हो। मतलब जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, मोर देन इनफ रीडिंग आप स्टार्ट कर देते हैं और इवन एक्सेसिव रीडिंग राइटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यह याद रखिए कि आपके लिए जितना आवश्यक है पढ़ना वो जाने उससे अधिक है। एक वर्ड मैं यहां हमेशा क्लास में रिपीट करता हूं, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। व्हाट नॉट टू रीड, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इसमें जानने में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़ें, व्हाट नॉट टू रीड। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ मैं बहुत कुछ सकता हूं, पर मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे लिए आवश्यक नहीं है, यह ज्यादा जानना जरूरी है। तो जरूरत से ज्यादा ना पढ़ें, फाइन। क्योंकि कह दिया जाता है कि इन बिटवीन ओशन एंड सन जो भी कुछ है वो यूपीएससी है, ऐसा नहीं है। कुछ टारगेटेड प्लेस हैं जहां से वो एग्जाम में प्रश्न ज्यादा पूछता है, आप उन्हें टारगेट करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, टेम्परामेंट को विकसित करें, टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज से ये जाने कि किस टॉपिक में ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको शायद बनता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद नहीं बनते, इस टाइप की सारी चीजों को एग्जामिन करें। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो गलती आप कर रहे हैं वो है ज्यादा पढ़ना। ज्यादा पढ़ने पर आप फोकस्ड स्टडी से दूर रह जाएंगे, अवॉइड। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चूंकि देखिए आप जो गलती कर रहे हैं मैं उस गलती का कारण भी आपको बताऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाई चांस आप कहें कि मैं ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात है। अब वो आप ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो, उसका रीजन इज सिलेबस में कुछ चीजें हार्डली डिफाइन है, बट उसका इफेक्ट ये होगा कि आपको जो एग्जाम में आता है वो चीजें कम बनेंगी, वो चीजें जो आसपास की हैं वो ज्यादा बनेंगी। देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप जब भी कभी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय आप टॉपिक तो कवर करते हैं, टॉपिक आपने कवर करा, बट प्रॉब्लम इज टॉपिक करने के बाद भी आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करते नहीं बनते हैं। ठीक, अब ये एक गंभीर समस्या है। इस बात को समझिए कि आपने अगर कहा कि भाई आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अब आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, एमसीक्यूज लगाने आप गए, एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उसी टॉपिक के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब यहां पर ना एक बड़ी समस्या है, ये क्वेश्चन मार्क है उस सोर्स पर जिस सोर्स से आपने पढ़ा है। इसका मतलब है वो सोर्स क्वालिटेटिव नहीं था, क्वांटिटेटिव हो सकता है, मात्रात्मक रूप से हो सकता है, पर गुणात्मक रूप से नहीं है। उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो एक्चुअली यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस को या उसके मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको असिस्ट करे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, समस्या है। अब यहां इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो आपने कहां से पढ़े। क्या आपने केवल एनसीईआरटी से पढ़ा, क्या आपने केवल बुक्स से पढ़ा, रेफरेंस बुक्स से पढ़ा, या आपने यूट्यूब लेक्चर से पढ़ा,
आपने किस स्थान से इन चीजों को पढ़ा है। आपको उस एग्जाम, उस संस्थान, उस प्लेस, उस बुक, उस चैप्टर को रेफर करने की जरूरत है, दैट यू आर इन अ राइट प्लेस और नॉट। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, श्योरिटी लाने के लिए आप ये प्रेफर कर सकते हो कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। फाइन, जैसे मैंने बताया, किसी बैच को ज्वाइन करें। ये बैच जो होता है वो टारगेटेड होते हैं, जैसा मैंने अभी स्टडी आईक्यू के बारे में बताया। इनमें आपको इस चीज का तो गारंटी मिल जाता है कि भाई जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो सिलेबस का पार्ट है, उतना मुझे पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे पढ़ना है, और इससे संबंधित ये मेंस का क्वेश्चन आना है और ये प्री का क्वेश्चन आना है। नाउ यू हैव अ परफेक्ट प्लान फॉर प्री, यू हैव परफेक्ट प्लान फॉर मेंस, यू आर फ्री नाउ। ओके, सो एक ये गलती है जो अक्सर होती है, इसे अवॉइड करिए। टॉपिक के प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए उस टॉपिक को कवर करने के बाद, और इसे चेक करने के लिए आपको या तो टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होगी या तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये आप अक्सर गलती करते हैं कि आप इसे चेक नहीं करते। पॉइंट। नाउ अनदर थिंग, ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आप तैयारी तो कर रहे हो, बट आप डेली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, प्री के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, प्रिसाइज राइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो एक मिस्टेक करते हैं, दैट आप वो टॉपिक्स ज्यादा पढ़ते हैं जो प्री में ज्यादा आते हैं। ठीक, अब बाई चांस मैंने तैयारी स्टार्ट करी भाई, एक बात बताएं, तैयारी स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है? यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई करना या फिर आईएएस ऑफिसर बनना? बट ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन वांट्स टू बी आईएएस ऑफिसर, एवरीवन वांट्स टू बी अ सिलेक्टेड वन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उसके लिए प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम वो टॉपिक्स जो प्री के हॉट टॉपिक्स हैं, बढ़िया हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ लेंगे, लेकिन डियर इसमें हम 6-7 महीने निकाल देते हैं अपने, हम कई इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चीज है एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल। यहां ध्यान से देखिए, आपके प्री के टॉपिक्स को अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो डियर हो सकता है आपका प्री निकल जाए, पर मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। और मेंस क्यों क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसका ध्यान दीजिए, ध्यान से देखें, तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल मेंस में आते हैं, और अब यहां समझिए, अगर आप कहें कि सर देखिए कई प्री के टॉपिक्स मेंस में भी आते हैं, लेकिन कई मेंस के टॉपिक प्री में नहीं आते हैं, तो हाँ, अगर प्री स्ट्रांग करेंगे तो हमारा मेंस तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होगा। बट वेट बच्चे, जो टॉपिक्स प्री में आते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, दीज आर हॉट टॉपिक्स, बट परफेक्टली दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ मेंस कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे पाए। मतलब आप ये मानकर चलिए कि जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 इनमें आप जो है वो उतने अंक नहीं ला सकते जितने आप एथिक्स में या ऑप्शनल में या ऐसे में ला सकते हैं। ये डिवाइन ट्रूथ है। ठीक, आप इस बात को मान लीजिए कि प्री में जो आते हैं टॉपिक्स, रफली अराउंड 80% क्वेश्चंस दे बिलोंग्स टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। बट यही टॉपिक जब मेंस में होते हैं तो मेंस में ये टॉपिक उतने अंक नहीं देते। जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 इनमें उतने अंक नहीं आते जितने अंक आपके एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे में आते हैं। लेकिन समस्या पता है क्या है, हमने प्री के टॉपिक्स को इतना प्रिपेयर करा कि प्री निकल गया, लेकिन मेंस के वो टॉपिक्स जिसमें अंक आने थे हमने वो प्रिपेयर ही नहीं किए। यहां एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल, इनका ब्रूटल रोल होता है। और लेट मी टेल यू, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट चलिए बहुत अच्छे से तैयारी करेगा तो वो एथिक्स और ऐसे तक पहुंच जाएगा, ऑप्शनल वो पढ़ता ही नहीं है। जबकि मेंस में 500 नंबर का केवल और केवल एक सब्जेक्ट पूछा जाना है। फाइन, सिर्फ एक सब्जेक्ट पूछा जाना है मेंस में 500 अंकों का, एंड जस्ट इमेजिन हमने वो पढ़ा ही नहीं है। गलती है, सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए कि आपका एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल, दिस मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। और वो भी कब? अभी।
याद रखो कि प्री के सब्जेक्ट्स, तो प्री के पहले मैंने निर्णय कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है और मुझे क्वालिफाई करना है, अगले साल मेरा मेन अटेम्प्ट होगा। जब मुझे पता है कि मेरा मेन अटेम्प्ट अगले साल होना है, तो पहले मेरे पास अभी समय है, मैं एथिक्स तैयार कर सकता हूं, मैं ऐसे तैयार कर सकता हूं, मैं ऑप्शनल तैयार कर सकता हूं, ये सब मुझे अभी तैयार करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये प्री में भी आता है, प्री के पहले कवर भी होगा, तो अभी समय है इन्हें तैयार करने का। इसलिए कहते हैं कि बैचेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। फाइन, ये रफली अराउंड आपके 1000 नंबर हैं। 250 नंबर का एथिक्स, 250 नंबर का ऐसे, 500 नंबर का ऑप्शनल, 1000 नंबर। आप सोचिए, ये हम मेंस के तैयार ही नहीं करते, ये तो तब तैयार करे जाते हैं जब प्री क्वालिफाई होने वाला होता है। ब्रूटल मिस्टेक है, अवॉइड कीजिए, इसे जरूर सॉल्व कीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक्स को कवर तो कर रहे हैं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में उसे पढ़ा है। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो प्री में आ रहा है, मेंस हमारा तैयारी नहीं है। चौथा, यह भी याद रखो कि कई बार स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई के दौरान बहुत सारी ब्लंडरस मिस्टेक करता है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, आंसर राइटिंग। पहली बात तो यह है कि आंसर राइटिंग डे फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट हो ही जाती है। आपको डेली कम से कम, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर रोज शाम को 7 बजे बैठ जाइए और एक उत्तर लिखिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अर्ली मॉर्निंग शार्प 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप वीकली टारगेट बनाएं कि कम से कम वीक में 5 उत्तर तो मैं लिखूं, और वो उत्तर वो हों जो मैंने पढ़ा हो। अब देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उत्तर लिखना और नोट्स बनाना अलग चीज है। नोट्स बनाने में आपके नोट्स को कोई चेक नहीं करता, क्योंकि वो नोट्स आपने अपने लिए बनाए हैं, लेकिन उत्तर लिखने में वो उत्तर चेक करने वाला कोई विशेषज्ञ, कोई व्यक्ति, जानकार होना जरूरी है। जैसा मैंने अभी बैचेस में बताया, डेली मेंस का क्वेश्चन मिलता है इन बैचेस में। जस्ट लेट मी टेल यू दैट ये जिन बैचेस की मैं बात कर रहा हूं, इन बैचेस में डेली आपको एक मेंस का क्वेश्चन मिलता है। जो चीज आप पढ़ते हैं उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंस का आपसे पूछा जाता है, आपको उसका उत्तर लिखना होता है, उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा जाता है, एंड नेक्स्टली आपको उस उत्तर को चेक कर कर प्रोवाइड करा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन कि देखिए आपने उत्तर इस प्रकार का लिखा, आपको ये चेंजेस करने थे और ये उसमें ऐड ऑन करना था। इज अ की फीचर, आपको उस पर ध्यान देना होगा। फाइन, तो आपको जो है वो डेली कम से कम, मैं डेली वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज हमारे बैचेस में डेली आंसर राइटिंग होती है, बट आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 5 आंसर्स, 5 उत्तर जरूर लिखें एक हफ्ते में, उन टॉपिक्स के जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, और उसे चेक कराएं किसी व्यक्ति से, किसी सीनियर से, जो आपको बता सके कि देखिए ये आपने सही करा है और ये चीज आपकी गलती थी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, देखें आपसे एक अंतिम बड़ी मिस्टेक जो होती है वो ये है कि जैसे आपने बाई चांस पढ़ना स्टार्ट करा, टॉपिक्स को पढ़ा, भाई आपने सिलेक्टिव चीजें पढ़ी, क्वालिटेटिव चीजें पढ़ी, मेंस के सब्जेक्ट्स को भी टच करा, अप्रोच को टच करा, आंसर भी लिख रहे हैं, लेकिन एक गलती और कर देते हैं जो अक्सर लास्ट मोमेंट पे होती है। और लास्ट मोमेंट पे कौन सी गलती होती है? देखिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अंततः उसका एग्जामिनेशन एक दिन ही होना है। ठीक, ये याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शायद एक मूवी देखकर या एक गाने को सुनकर या फिर किसी उत्तेजना में तैयारी को स्टार्ट कर, किसी इंपल्स में स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, उनके लिए नहीं है ये उनके लिए है जो धीरे धीरे कर कर रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज शायद जो है अपने दिन का 8, 10, 12 घंटा डेली एक पत्थर को तोड़ने में लगा रहे हैं। तो डियर, यहां बात ध्यान से सुनिए, साल भर की पढ़ाई, डेली 8 घंटे, और अंततः जब पेपर आ रहा होगा तो 18 घंटे का जो स्ट्रगल है वो एक दिन 2 घंटे में निकलना है। ये गलती ना करें जो अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पेपर के एग्जैक्टली पहले, ये तो मेरा एकदम पर्सनल अनुभव है यार, मतलब मैं इस बात को अच्छे से आपसे कह सकता हूं
कि ये तो मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूं कि डियर, आपका दिमाग आंसर करना बंद कर देता है अगर एक निश्चित स्तर तक के दबाव के ऊपर आपने उस पर प्रेशर डाला तो वो आंसर देना बंद कर देगा। मेरी बात याद रखिएगा, वो उत्तर नहीं देगा आपको, पता होते हुए वो आंसर नहीं देगा। और वो मतलब आपका दिमाग। मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मेरी डेली सुबह जो है 8 बजे से क्लास है, 11 बजे तक मेरी क्लास होती है, 1 बजे तक जो है मेरे पास समय है, मैं भोजन करूं, 1 बजे से फिर क्लास है, 1 बजे से 4:30 बजे तक क्लास है, 5 बजे मेरा वाईटी का सेशन है और 6 बजे से एग्जैक्टली मेरी फिर क्लास है। अगर मैं दिन में 12 घंटे क्लास ले रहा हूं तो 9 बजे क्लास ओवर करने के बाद जब मैं घर जा रहा होता हूं, आई नेवर यूज टू टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम। मैं घर जाने के बाद बाई चांस मुझे मेरी फैमिली ये कहे कि सुनिए भाई, एक समस्या है, इसका समाधान करें। मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में विचार करना चाहूं, मैं हमेशा स्पष्ट कर देता हूं कि भाई अभी जो मेरी मानसिक स्थिति है, मैं इसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपसे लड़ सकता हूं पर मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड अब फ्रूटफुली वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति जो है वो अक्सर टूरिज्म का कंसेप्ट ही इस पर बेस्ड है। मान लीजिए ये चीज़ जो साइकिल है मेरे साथ, मान लीजिए मैं रोज 8-9 घंटे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए मैंने एग्जांपल लिया, इतना लोड नहीं होता है ऑब्वियसली ओके, लेकिन हाँ बाई चांस मैं किसी काम को रोज 10 घंटे कर रहा हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल फील दैट थिंग कि मेरे दिमाग में फटीग आ चुका है, आई एम फुली लोडेड विद द कंपैशन। ठीक, अब मेरे दिमाग में जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है और इसी से ना बच्चे अचानक से आपका माइंड रिटेलिएट कर जाता है। आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो याद रखो, बनती हुई चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। एक शब्द होता है एग्जाम हॉल फियर और एग्जाम हॉल मैजिक। क्या चाहते हो आप? एग्जाम हॉल फियर से मिस्टेक हो जाए या फिर एग्जाम हॉल मैजिक से चीजें याद आ जाएं? आपको एग्जाम हॉल के अंदर चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा जब आपको वो एक लाइन जो आपने आज से 6 महीने पहले किसी रेलवे स्टेशन के सामने चाय पीते हुए अखबार में पढ़ी थी, वो बात आपको याद आ जाएगी एग्जाम हॉल में। और डियर, वो बात जो आप एग्जाम हॉल की जस्ट सामने बाहर खड़े होकर किताब को अपने सिर पर दे मारते हुए याद कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आ जाएगा पेपर में, एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो आपको याद नहीं आ रहा है। आपको निश्चय करना है कि क्या होना है। अब आपका निर्णय होगा कि आप क्या चाहते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, आप यही चाहेंगे सर कि हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें याद आए, बट डियर इसके लिए जरूरी है कि आपका दिमाग आंसर दे। याद रखिए कि आपको एग्जाम के कम से कम 1 वीक पहले, अब आप कहेंगे सर कर दिया ना आपने एकदम टिपिकल टीचर स्टाइल टॉक। टिपिकल टीचर स्टाइल टॉक का मतलब है कि ऐसी बातें जो भाई एक टीचर जो है वो अक्सर हाइपोथेटिकल होकर अपने विद्यार्थियों से कहता है झूठ बोलना पाप है भाई, गलत काम करोगे गलत चीज होगी, तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बातें सर। ये नहीं, 1 वीक नहीं हो पा रहा है, 4 दिन कर लो। लेकिन अगर आपने 4 दिन से कम करा तो याद रखना इस बात को कि फिर पेपर में एग्जाम हॉल मैजिक नहीं होगा, एग्जाम हॉल फियर से याद करी हुई चीजें आना बंद हो जाएंगी। 4 दिन पहले सिर्फ आप एक काम करिए, आप कुछ 10, 12, 15 टॉपिक एक लिस्ट बना लीजिए कि इन टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं अब भाई जो व्यक्ति जिस चीज को जानता है उसी चीज के बारे में एडवाइस दे पाएगा। मैंने कहा भाई कि ज्योग्राफी में रिवर्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यू जो मैंने पढ़ रखा है उसके नोट्स हैं छोटे से, उससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। इंडियन ज्योग्राफी में जो क्लाइमेट है इंडिया का और इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इससे आने की संभावना रहती है। भाई सेकेंडली जो हिस्ट्री है उसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। भाई मान लीजिए पॉलिटी है, उसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। आप ऐसे कुछ 10, 12, 15 टॉपिक निकाल लीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो रेफरेंस बुक निकालिए और 4 दिन पहले सब बंद कर दीजिए। सुबह इन 4 टॉपिक्स में से कुछ कुछ का रिवीजन करते जाइए और वो भी विदाउट स्ट्रेस। शाम को सीसेट का एक छोटा सा टेस्ट लगा लीजिए, हो गया। बाकी के दिन फ्री रहिए। आप याद रखें कि जैसे आपके लिए अक्सर कोई व्यक्ति का कसरत वगैरह करने जाता हो तो उन्हें जिम में बताया जाता है कि आपके शरीर में, आपका शरीर जो है वो जिम में नहीं बनता है, जिम में एक्सरसाइज होती है। शरीर आपका किचन और बेड में बनता है।
जितना अच्छा आप मसल को रिकवरी देंगे वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगी। जितनी अच्छी आपकी स्लीपिंग हैबिट होगी उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा। जितना अच्छा आपका क्लीन फूड होगा उतनी लीन आपकी बॉडी होगी। बस वही चीज है, आप एग्जाम से 4 दिन पहले जितना ज्यादा अपने माइंड को रिलैक्स करोगे वो उतने जल्दी आपको पुरानी से पुरानी पड़ी हुई बात का उत्तर दे पाएगा। आपने उसे स्ट्रेस पर रखा, क्लास के बाहर खड़ी हुई बात याद नहीं कर पाओगे। तो 4 दिन पहले कम से कम कुछ डिफाइंड टॉपिक्स देख लो कि इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, और स्ट्रेस में रिवीजन नहीं करना है। उस दिन कुछ याद नहीं करना है, बस जो पढ़ा है उसको एक बार आंखों के सामने से गुजारना है। सेकेंडली, कुछ भी हो, सी सेट के 4 टेस्ट आपने 4 दिन में लगा लिए, आपको और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी हो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब आप कहेंगे सर वही स्ट्रेस तो आता ही है। स्ट्रेस तब आता है जब आप चीजों के बारे में, परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, जस्ट थिंक अबाउट कि 4 दिन बाद पेपर हो जाएगा और उसके बाद मैं घर आकर पूरी रात और अगले दिन पूरा सोऊंगा, फुल रेस्ट लूंगा, रिलैक्स करूंगा, और एक छोटी सी ट्रीट दीजिए अपने आप को। आप कहिए कि भाई ये पेपर होने के बाद मैं एक्स नामक एक अच्छी चीज करूंगा। हो सकता है कहीं आप घूमने जा सकते हो सकता है आप कुछ और ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्स फील होता हो। आप उसे बना लीजिए अपना टारगेट, और उसे सोचकर कि भाई आज से 1 दिन बाद ये होने वाला है, 4 दिन बाद चलिए मान लेते हैं मैं इस स्थान पर घूमने जाने वाला हूं, पेपर हुआ उसके नेक्स्ट डे या उसके वेरी नेक्स्ट डे मैं जो है इस स्थान पर घूमने जाऊंगा, या फिर ये एक अपने आप को एक मोटिवेशन दे दें पेपर के आगे जो होने वाला है उसको सोचकर, जिससे आप वो 4 दिन इत्मीनान से गुजार सकें। देखिएगा आपको कम से कम 2 या 3 नंबरों का तो सीधा सीधा फायदा आपके प्री में इससे ही हो जाएगा। ओके, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंस है कि अक्सर माइंड ये एक अच्छा काम कर सकता है आपके साथ। आई होप आप प्रॉब्लम को मैं आपकी टच कर पाया हूं और शायद सोल्यूशन भी मैं बता पाया हूं। अब यह याद रखो कि इस तरीके से प्रोफेशनल मैनर में अगर आप तैयार करना चाहते हो अपने आप को, तो ये फाउंडेशन बैचेस हैं। देखिए, मेक इट श्योर कि दीज आर द बैचेस जहां पर एक्सपर्ट आपको समझाएंगे आपके सपनों के बारे में। ये रैंडमली यूट्यूब से किसी टॉपिक को सर्च करना और उसे तैयार करना एक अलग चीज है। डेली क्लास हो, शाम को आप बैठ रहे हैं, मान लीजिए आप जो है वो शाम वाले बैच का हिस्सा है, 6 से 9 आपकी क्लास हो रही है, डेली आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, 3 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे नोट्स मेकिंग में, अर्ली मॉर्निंग आंसर राइटिंग, मिड टाइम पे आपका ऑप्शनल अगर आप चाहते हैं, अगर आप एड ऑन करते हैं तो ऑप्शनल का भी इसमें ऑप्शन है कि अगर आप, लेकिन ये अलग से बैचेस होते हैं, लेट मी क्लियर कि ये अलग से एड ऑन आपने ऑप्शनल कर रहा है, दिन के समय ऑप्शनल की क्लास ब्रेक मिल रहा है तो उसमें आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और एक पूरे एंथू के साथ आप तैयारी कर रहे हो, आपका मोटिवेशन अप है, और इस पूरे दौरान आपको आपके मेंटर्स आपका असिस्टेंस देंगे, आपको मेंटर, डेडिकेटेड मेंटर अलर्ट होंगे, और वो जो मेंटर्स हैं आपको हर बार मोटिवेट करेंगे कि भाई देखिए आपको अभी स्ट्रेस चल रहा है, आपकी ऑप्शनल भी क्लास चल रही है, जीएस की भी क्लास चल रही है, तो आप चीज़ों को ऐसा ऐसा मैनेज कीजिए। ये सब कुछ चल रहा होगा। आप इमेजिन करिए कि आपकी तैयारी स्कैवेंजिंग से, खाना बदोशी की तरह तैयारी करना, मतलब चीजों को एक से दूसरे स्थान से खोज कर पढ़ना से कितना बेहतर होगा कि आपको चीजों के बारे में पहले से प्लान्ड मैनर में सब पता हो। विल बी अ ग्रेट थिंग। सो अगर आप ऐसे तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑप्शनल आपके लिए अवेलेबल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल, बिकॉज हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होने का कारण यही है कि हमने इस ऑप्शन से अपनी दूरी बनाई थी। मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हो, पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है, फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज है, एक बार जाकर देखिए कि किस तरीके से हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में मैं ऑप्शनल की चर्चा करता हूं, उसे देखिए, समझिए, और ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम प्री क्वालिफाई नहीं करता, 5% से कम रिजल्ट हो जाता है हमारा। 35 क्वेश्चन विल बी लाइक अ पीनट फॉर यू। 30 से 35 क्वेश्चन आपके लिए एकदम पीनट की तरह होंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडली इज फाउंडेशन। जब भी ज्वाइन करो ये याद रखिएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स पे चले जाइए। और नहीं समझ में आ रहा है, ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च कर लीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज द ईमेल एड्रेस, फाइन, इस पर मुझे मेल कर दीजिए, abhinavbohre@studiiq.com। इस पर इधर आप मुझे मेल कर दीजिए, या फिर अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, मैसेज मी, या फिर ये मेरा नाम है, इस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए।
everything will be fine, everything will be clear for you. Okay, so अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो डियर वी आर वेटिंग फॉर यू. जब भी एक कोर्स को एनरोल करिएगा, याद रखें कि यू हैव टू यूज अ कोड कॉल्ड AK लाइव कोड. AK लाइव कोड के साथ आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी.